एक भाषा पर अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर अगर आप अटक गए और आपने वो समझी हुई है बात, तो आप अपने वे में सरल शब्दों में पब्लिक के सामने उसको रख सकते हैं। तो कल मेरे को विषय दिया गया था कि व्हाट आर द मेन की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो मेरे अनुसार जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक आर्ट है, कला है, स्किल है, जिसको हम सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगर हमने दूसरों के दिलों में जगह बनानी है, और ये जो स्किल ऐसी है जो हमें ये मौका प्रदान करती है दूसरों के दिलों में जगह बनाने का, कैसे? अच्छी सच्ची बातें बोलकर हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। जो लोग अपनी बात नहीं इफेक्टिव वे से कह सकते, या अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, या उसकी खूबियों को बखान नहीं कर सकते, तो वो अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो आपका पब्लिक स्किल का कौन सा हिस्सा कमजोर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इसको वी कैन लर्न इट, वी कैन डेवलप इट एंड वी कैन चेंज अवर लाइफ। और जब हम बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके और उसका विश्लेषण करके, रट्टा लगाकर, समझकर, परंतु समझी हुई बातों को आत्मसात करके और उसमें अपना निजी तड़का लगाते हैं, तो वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। जैसे हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं, तो वहां पर रटा रटाया टाइम लिमिट होता है 3 to 5 मिनट्स या 3 to 4 मिनट्स। उस कुछ क्षणों में, पलों में, मिनटों में आपको गागर में सागर, सागर में गागर, मतलब बहुत बड़ी विस्तृत बात को बहुत कम शब्दों में इफेक्टिव वे में आपको प्रस्तुत करनी होती है। तो जब एक भाषा पर अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर अगर आप अटक गए और आपने वो समझी हुई है बात, तो आप अपने वे में सरल शब्दों में पब्लिक के सामने उसको रख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लोग मोबाइल लेके, या कोई सिंगर होता है मोबाइल लेके, उसमें लिरिक्स होते हैं, वर्डिंग होती है, और वो बोलना प्रारंभ करता है। वो टच स्क्रीन होता है, इतना सेंसिटिव होता है, तो अगर जरा सा हिल गया तो सारा इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। तो होश में रहकर बोलें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुंह के बाद जुबान का नंबर आता है, कि जैसा कि कहावत भी है कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से निकले हुए शब्द दोबारा वापस नहीं आते। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम क्या बोल रहे हैं और किस भाषा का शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो इसके लिए करेक्ट इंटोनेशन की भी मैं बात कहना चाहूंगी। जैसे आप शोक सभा में कोई गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप ऊंची आवाज में चिल्ला के नहीं बात कर सकते। आप, कोई बच्चा है कविता बोल रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, या देशभक्ति की कोई कविता है, तो आप उसको लो वॉइस में नहीं बोल सकते, बड़ी ओजस्वी तेजस्वी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो कि एक बार झनझनाहट ऑडियंस में पैदा हो जाए कि वही भाव, मतलब एक ऑडियंस के साथ एक बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है, उनके चेहरे पढ़ना बहुत जरूरी है। I would love to share one incident with you. In September, 1st September 2000 में कोलाची हंस राज मॉडल स्कूल में मेरे को कंपटीशन में भाग लेना था। उस कार्यक्रम का नाम था आवाहन। 7 मिनट की स्पीच देनी थी और मेरा टॉपिक था अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध विघटन के कगार पर। ऑल इंडिया से आए हुए सारे नौजवान, नेशनल मीट थी, नेशनल इंटेग्रेशन मीट थी। और आपको पता है चेन्नई के, साउथ इंडिया के लोग कितना उनका जबरदस्त लैंग्वेज पर फराटेदार फ्लोलेस अंग्रेजी होती है, और हम लोग तो साधारण से प्राणी थे,
चलो, चले गए वहां पर। और मेरी टांगे कांप रही थी जब मेरी टर्न आई। तो मैंने सोचा कि चलो, जो एंकरिंग कर रहा है उसको बोल देती हूँ कि मैंने नहीं जाना स्टेज पर, कि मैं नहीं। बहुत बुरी खस्ता हालत थी। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं ईश्वर की क्या अनुकंपा हुई। तो मैंने अध्यापिका होने के नाते मैंने अपने आप को जिम्मेवार ठहराया। तो वहाँ एक उर्दू के शायर थे, वन ऑफ द जजेस थे, 4 जजेस थे वहां पर। एंड आई गॉट सेकंड प्राइज इन दैट कंपटीशन। कि रोने को तो हम बहा दे आंसू, पर शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। यू आई मस्ट से, अभी भी एक्रेलिक की बहुत खूबसूरत ट्रॉफी अभी तक मेरे ड्राइंग रूम में है। और वो मेरे को हमेशा इंस्पिरेशन देती है। कोई किसी का स्पोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये बोल बोल के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आई मस्ट ऐड, पीपल से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। I always say to my kids also, accurate practice makes a man perfect. सही दिशा में किए गए प्रयास हमेशा फलीभूत होते हैं। ये नहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मैथ्स का ही कोई फॉर्मूला है, गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो आउटपुट जीरो। एथलीट है, वो दौड़ रहा है, उसको पता ही नहीं आगे प्रेशर डालना है, पीछे डालना है, बॉडी को आगे करना है, पीछे ले जाना है, तो सारे अभ्यास उसका व्यर्थ चला जाएगा। तो सही दिशा में सही तरह से किए गए प्रयास ही हमेशा फलीभूत होते हैं। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट मेन, जो मैंने अनुभव किया है उसको मैं शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो गूगल बाबा है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, परंतु जो मैं अब शेयर करने वाली हूँ स्पेसिफिकली, आई एम फोकस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ओनली। ठीक है। तो नंबर एक, आत्मविश्वास होना चाहिए। मतलब आप प्रिसाइज कहें, क्रिस्प हो, और अपनी बात को बड़े ही सहज ढंग से कहें, तो आप दिलों में लोगों के उतर सकते हैं। कि वहां सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं, परंतु आपको लगेगा यार ये वक्ता जो है मेरे साथ ही बात कर रहा है, तो आपका कही हुई बात हमेशा प्रभावशाली होगी। फिर विषय वस्तु, ऑफ कोर्स आप में कॉन्फिडेंस भी है, और आपका सब्जेक्ट मैटर ही मजेदार नहीं है, मतलब इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट्स प्रॉपर नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो वो विषय वस्तु का सही मतलब कम शब्दों में आप बहुत बड़ी बात, वजनदार बात कर चाहें कि आप जहां पर भी जाएं वह वो आ गया, आज सुनने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। मतलब वो अपनी बात को बड़ी नपी तुली शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से कहता है। ठीक है। फिर है हमारा बॉडी लैंग्वेज। कई बार क्या होता है, एक्सटेम्पोर स्पीच के लिए बोल देते हैं, किसी ने कह दिया हाँ जी आप अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए, है ना, तो तत्कालिक जिसको बोलते हैं कि बोल दिया कि करो। तो उसके लिए कई बार क्या होता है, हम हाथ पैर दाएं बाएं आगे पीछे स्टेज पर चलना शुरू कर देते हैं। सबकी निगाहें आप पर टिकी होती हैं। एवरी एक्शन इज बीइंग नोटिस बाय द ऑडियंस। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। कोई ऐसे ऐसे हाथ वो करने लग जाते हैं, उससे ना ईगो झलकती है कि बड़ा अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है कि मैं ठीक है। जब हम बच्चों को सिखाते थे, बेटा आपने सोचना है कि ऑडियंस मूर्ख है, इनको कुछ नहीं आता। बट जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें ये भी सोचना है कि यहाँ सारे एनलाइटन लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो हम कोशिश करें कि हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार होना चाहिए। अनावश्यक रूप से ना तो हमने किसी पॉइंट को लेके विस्तार करना है और हाथ पैर जोर जोर से मारने। हाँ, स्टेज पे अगर हमने मूव करने की आवश्यकता है तो हम घूम इधर उधर जा सकते हैं, बट इन अ वेरी डिसिप्लिन वे, नो कैजुअल अप्रोच, और कोई ढीलापन नहीं और कोई आलस्य नहीं। मतलब एक बॉडी में बड़ी आपकी बॉडी भी बहुत कुछ बोल जाती है, जुबान तो बोलती बोलती है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि यस कॉन्फिडेंट है, एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में हम ऑडियंस के सामने पेश आए। और वाइल स्पीकिंग डोंट स्टैमर। स्टैमर क्या होता है, हकलाना। कई बार क्या होता है, हम बोलते बोलते
हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हम कहना कुछ चाह रहे हैं कुछ और निकल गया, हकलाने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, रटी हुई स्पीच को, सेंटेंसेस को दोबारा से बोलने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पॉज दे दें। थोड़ा सा पॉज देने से एक तो क्या है, जो बात आपने कही पहले, तो वो ऑडियंस के जहन में उतर जाएगी और एक आपको नॉर्मल होने में मदद करेगी। ठीक है। फिर दूसरा, आई कांटेक्ट। अगर मैं आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, अपना कहीं कहीं जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, जैसे हम बच्चों को सिखाते थे बेटा, मेरे को अच्छे से याद है, एक लड़की थी, वो ऑल इंडिया कंपटीशन था। तो लड़के थे वहां पर, उन्होंने ऐसे गंदा गंदा फेस बनाना शुरू कर दिया। तो उसने, बहुत बड़ा कंपटीशन था, तैयारी भी उसने डट के की हुई थी। तो उसने बोल दिया कि वहां पर बैठ के बोलना बहुत आसान है, यहाँ पर माइक पर आकर बोले तो देखें। तो ठीक है, जब आपने इस तरह से, आपको स्टेज फियर है, तो आप अपनी स्पीच पर केंद्रित करो, व्हाट यू आर गोइंग टू नरेट, व्हाट यू हैव टू स्पीक। और किसी एक पॉइंट पर आप देखिए और ऐसे कीजिए कि उनको लगे ही ना कि भी ऐसे स्टिल होके एक जगह देख के बोल रहे हैं। तो आप किसी और पॉइंट पर फोकस करके आपको बोल सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक बॉन्डिंग भी बनी रहेगी, वक्ता और श्रोता के बीच में एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, तभी सामंजस्य स्थापित होगा, तभी हम उनके दिलों पर राज करेंगे, या हमारी जो स्पीच है वो प्रभावशाली होगी, जो अगर हम उनके साथ एक सामंजस्य बना के रखेंगे। ठीक है। तो फिर अपनी स्पीच को हम फोकस करेंगे। इन केस अगर हम नर्वस हो जाते हैं, उस टाइम एक लंबा सांस भी ले सकते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर भी हमें अपना कंट्रोल करना है। तो हमने उस विषय में डूबकर, उसे समझकर, फिर अपने ढंग से वो बात करने की कला आनी चाहिए। और सर हमारे सामने, मैम हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। फिर जो शब्द हैं अपने आप प्रस्फुटित होते हैं। और छोटे बच्चों को हम कहते हैं पहले आईने के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी पूरी बॉडी, आपका फेस, आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट सारा डिपिक्ट होता है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। फिर कोई आपका दोस्त है या आपका परिवार है जो बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक देगा, उसके सामने आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या है, हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे सुने कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, या कोई शब्द में मैं, कोई ओकेजन है या कोई ऐसा शब्द है जिसको बोलने में मेरे को परेशानी होती है, तो उसको हम बोल बोल के ठीक कर सकते हैं। एक मैंने करेक्ट इंटोनेशन की, स्वर उच्चारण की बात की, स्वर के उतार चढ़ाव की बात की, तो लगातार अभ्यास से हम उस पर काबू पा सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया ब्रीदिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो माइक होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर हम ऐसे जोर से भी लेते हैं तो वो कैच कर लेते हैं, है ना। जब नर्वस होते हैं हमारे हृदय की धड़कन तेज होने लगती है, पसीना आने लग जाता है ना। तो इसको नियंत्रण करने के लिए स्पीच से पहले आंखें बंद करके लंबी सा सांस लें और अपनी बॉडी को कूल और काम करें। उससे क्या होगा, हमारे में शांति आएगी, ठहराव आएगी, और हम अपनी स्पीच को एक प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख सकेंगे। फिर मिनिमम नोट्स, ये नहीं बहुत सारे कागज ले गए और हम परेशान हो गए, लिख लो, ताकि हम आउट ऑफ द ट्रैक भी ना जाएं। पॉइंट्स लिख लो, जैसे मैंने आज लिखे हैं, और मैं यहाँ से पढ़ के ही स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, और कुछ अपना तड़का भी लगाने का प्रयास कर रही हूँ, अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें एक एक वर्ड को कागज पर उतार लेना चाहिए। जैसे मैम भी बोलते हैं, ये हमारा मिनी ब्रेन है। उससे क्या होता है, वो हम उन बातों को आत्मसात कर लेते हैं। और ठीक है, अगर पॉइंट्स हम भूल गए तो हम अपने कागज से देख सकते हैं, नहीं तो एम्बारेसमेंट होती है कि हम भूल गए या अटक गए या रुक गए। ठीक है। तो यह प्रभावशाली तरीका नहीं है कि लंबा लंबा पढ़ने लगे, निगाहें
सारी कागजों में ऑडियंस क्या कर रही है, बोर हो रही है, चेहरों को पढ़ते रहना चाहिए और ऑडियंस के अनुसार हमें अपनी स्पीच में परिवर्तन कर लेने चाहिए। और तो तभी मैंने कहा ये कला है, और ये सतत अभ्यास से जितनी बार हम ऑडियंस को फेस करेंगे उतना उसमें निखार स्वयं अपने आप आता जाएगा। तो जितनी सहजता से, सरलता से, सिंपल भाषा में डे टू डे लाइफ के उदाहरण देके अगर आप श्रोताओं के सामने रखेंगे तो वो बातें उनके जहन में उतर जाएगी और आप ऑडियंस के दिलों में राज कर पाएंगे और लोग आपको सुनना चाहेंगे। अगर जैसे कोई आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं जितनी इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व होंगी उतना वो इफेक्टिव होगा। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं 3 घंटे कैसे बीतते हैं, क्योंकि वहाँ कॉस्ट्यूम्स भी हैं, म्यूजिक भी है, डायलॉग डिलीवरी भी है, तो हमारी सारी मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो आप अपने स्पीच में, इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, on the topic and the time period, how much time is given to you। और मैंने ये बताया you can become comfortable with the pause कि a well time break in speaking can even be used to help strengthen a point। कि जैसे हमने कोई बात की कि क्या पिछले वाले से इसका कनेक्शन है, तो थोड़ा सा पॉज भी दे सकते हैं। ये नहीं मेरी तरह लगातार लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलते रहना है। तो आपने अपनी स्पीच में थोड़ा सा पॉज देके ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करना है इफ पॉसिबल। बेटा ये डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन के लिए दे रहे हैं, क्या ये ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल है, जैसे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के बड़े बड़े धुरंधर आते थे तो हम बहुत नपातुल्ला बोलते थे। या कोई डांस की एंकरिंग कर रही हूँ तो डांस में फन मौज मस्ती चल सकता है ना। अगर वहां पेरेंट्स बैठे हैं तो पेरेंट्स से रिलेटेड जो उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो मैंने कहा ना नंबर्स पहचाननी है ऑडियंस की, वो क्या उम्मीद कर रही है। अगर कोई शोक सभा में शेर व शायरी तो कर नहीं सकती वहां पर, है ना। अगर बड़े ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं तो मैं कोई आलतू फालतू, आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर सकती। तो ओकेजन कैसा है, आप कहाँ पर स्पीच दे रहे हो, वहां की ऑडियंस कैसी है ना। कोई उड़िया समझने वाला है और वहां पर कोई हिंदी ना बोले, हिंदी में बोल रहे वक्ता, तो नहीं। तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा। अगर हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपकी बात नहीं समझ रही, है ना, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अभी हम स्पीच पर ही केंद्रित कर रहे हैं। ओके, तो बी अवेयर ऑफ योर हैंड जेस्चर, स्पेशली बहुत ज्यादा हाथ ऐसे ऐसे करने की जरूरत स्वाभाविक रूप से हो, नेचुरल वे में से हो, है ना। कई बार आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाती है, अपनी बात को कन्विक्शन से कहने का दम आ जाता है अपने हैंड मूवमेंट से। तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। और जब हम स्लो डाउन हो जाते हैं बेटा, जोर जोर से हाथ पैर नहीं मारते, तो हमारा माइंड भी काम हो जाता है, कूल हो जाता है। तो हमारे मूवमेंट का हमारे ब्रेन के साथ बहुत ही गहन संबंध है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, परंतु ओवर टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये नहीं टेनिस मैच की तरह कभी स्टेज पे इधर कभी उधर, ऐसा होता नहीं है। पर स्टिल हमें थोड़ा सा एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस की मैंने बात कर दी कि हमें सही दिशा में सही प्रयास करने हैं, कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। और अगर कोई गलतियां हैं या कोई सेंटेंस बोलने में, कोई शब्द बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो बार बार सतत अभ्यास करने से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। उससे बार बार करने से हमारे में अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरे को अच्छे से पता है, मैं छत पर चली जाती थी जब 7 मिनट का बोलना था और जोर जोर से बोलती थी और ऐसा इमेजिन करती थी बहुत सारे लोग बैठे हुए, विजुअलाइज करना वही बात है, और मैं उनके सामने बोल रही हूँ। और फिर मैं इमेजिन करती थी सारे जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। और वाकई आई स्वेयर, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिला और एक गांव की लड़की महिला को इस तरह से बोलने का मौका मिला
और जब डिक्लेयर किया फिर, और डिक्लेयर करने के बाद सेकंड प्राइज आया। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, बट मैं ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रेस वाले, आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा सूरजपुर से। तो सूरजपुर किसी को नहीं पता होता था, फिर हम कहते थे वी हैव कम फ्रॉम चंडीगढ़, सूरजपुर इज नियर टू चंडीगढ़। तो वो बड़ा अच्छा एक्सीलेंट अनुभव रहा। और कभी सर ने अनुमति दी तो मैं ज्यों की त्यों स्पीच भी आपके सामने रखूंगी, क्योंकि मेरे को भी रिवाइव होगा। उसमें बहुत ज्यादा शेरो शायरी थी और बड़ा करेक्ट इंटोनेशन थी। वो भी ना, पता है क्या, बोल बोल के खुद ही आया कि जब मैं कह रही हूँ वंस अपॉन ए टाइम, हिंदी भी थी वहां पर, लैंग्वेज वॉज नो बार। कोई भी हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में बोल सकता था, बट टॉपिक सबके लिए एक ही था। ठीक है, फिर हो गया रिकॉर्ड की बात, होगी कि अपनी हम स्पीच को रिकॉर्ड कर लें। हाँ, और ड्रेस सेंस, अगर मेरे बाल बिखरे हुए हैं या ज्यादा मैंने आई मेकअप किया हुआ है, ओवर कर रहा है, तो मैं खुद ही कॉन्शियस हो जाऊंगी। या हील मैंने ऐसी डाली हुई है कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, या मेरी साड़ी अच्छे से पिन अप नहीं है ना। तो वक्त के अनुसार, गैदरिंग के अनुसार, और कैसा है कि मैं ऑफिशियल फंक्शन में स्पीच दे रही हूँ, कहाँ दे रही हूँ, तो वो हमारा ड्रेस सेंस बहुत मैटर करता है ना। आर यू एग्री विद मी? यस तो यस ये दीदी, यस दीदी। यस मैम। मत, यस दीदी। मतलब अगर आप भारी मेकअप लगा के चले गए, ठीक है, तो आपने वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है ना। और फिर उसने बोलना शुरू किया और उसमें दम खम नहीं है, या प्रोनाउंसिएशन इतना भयानक है कि कानों को एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, तो वो कहेंगे आय हाय ये क्यों नहीं स्टेज से उतर रही, इसको कैसे हम 7 मिनट तक टॉलरेट करें, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जो दोस्त होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, वो हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक देंगे कि वैसे तो बहुत शानदार है पर इस एरिया को भी सुधार लो, या बिगनिंग बड़ी शानदार है, आपने डेवलप भी अच्छे से किया, बीच का मैटर भी ठीक है, लास्ट वाला एंडिंग में मजा नहीं आ रहा, एंडिंग धक्कड़ होनी चाहिए। तो वो आपके दोस्त बताएंगे जो वेल विशर होंगे, या आपके फैमिली मेंबर्स बताएंगे। बाकी तो कहेंगे बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है ना। बहुत कम होते हैं सही दोस्त ना। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको काफी मदद कर सकते हैं। और एक जैसे मैम भी करती है कि अगर आपका लंबा टाइम है तो आप में अपने बात को वजन देने के लिए कोई स्टोरी बता सकते हो, जैसे कल भी बताया उन्होंने, कोई स्टोरी बताया है ना। तो अपनी स्पीच में कोई स्टोरी, कोई कोट, कोई लेटेस्ट इंसिडेंट, या कोई भी कहीं आपने पढ़ा, तो उसको भी आप एड ऑन अपनी स्पीच में कर सकते हैं। पुराने पुराने फैक्ट सुन के ऑडियंस भी बोर हो जाती है ना। तो उसके लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा। और रीडिंग 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 बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, किसी भी भाषा पर आपने अगर कमांड करना है, तो उससे क्या होता है, नई नई वोकैबुलरी पढ़ने को मिलती है और हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, फ्रेश एयर अंदर घुसती है। ठीक है। तो स्टोरी के माध्यम से भी आप उसको, अपनी स्पीच को इफेक्टिव बना सकते हैं। किसी कोट से प्रारंभ कर सकते हैं। एंगेज योर ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो आप जीरो हैं। अपनी स्पीच में ऑडियंस को जोड़ो साथ, तब मजा आता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। अगर आपने कोई बात कही नहीं, ऑडियंस से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। थॉट प्रोवोकिंग, जैसे सर ने आज सुबह प्रारंभ किया है ना, वो थॉट प्रोवोकिंग था, हमारे दिमाग चलने लग गया भी। अब कोई ऐसा एक सेंटेंस सर ने कहा, कोई प्रश्न छोड़ा, तो सबने चिंतन मनन करना शुरू कर दिया उसके ऊपर, है ना। तो ऑडियंस के साथ जुड़ना जरूरी है। मैंने ऑडियो विजुअल की बात की, इफ पॉसिबल, क्योंकि हर एक स्पीच में तो आप ऑडियो विजुअल का यूज नहीं ना कर सकते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, है ना। पर जैसे कई ऑफिशियल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट है,
या कोई खास टॉपिक है जिसमें आप अपना वक्तव्य को प्रभावशाली बना सकते हो थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना? तो इट मेक्स मोर इफेक्टिव। और वही बात मैंने कही कि जितनी ज्यादा इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व होंगी उतना जो है लर्निंग भी अच्छा होगा और ऑडियंस के ऊपर एक अच्छा प्रभाव होगा। तो एक यही है कि अगर हमने एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जैसे कि कल सर ने भी बताया कि वो बनना चाहती है, जो भी हमारे बड़े अच्छे नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर्स हुए हैं, तो उनको सुनिए बार बार उनको, क्योंकि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। और जो भी कुछ सीखा, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, आई एम क्वाइट लकी। आई हैव वर्क इन द डीएवी इंस्टीट्यूशन राइट फ्रॉम द फाउंडर प्रिंसिपल टू टिल प्रेजेंट। तो मेरी एक आदत होती थी, हमारे विजय कुमार शर्मा जी हैं, सर जानते हैं उनको बड़ी अच्छे से, और कल फोन भी आया, वो लंदन से आए तो स्पेशल उन्होंने एफबी पर देखा होगा तो बधाई दिया उन्होंने ना। तो वो मेरे को हमेशा बोलते थे, मैं लिख के ले जाती थी तो वो करेक्ट करते थे। तो मैंने बहुत कुछ सभी प्रिंसिपल से सीखा है। तो कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए सीखने में, इसका कोई अंत नहीं है। जितना हम सीखेंगे उतना जिंदा रहेंगे। जहां हमने सोच लिया आई एम सर्वे सर्वा, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, वहां तो फिर अहंकार आ जाएगा। आर यू एग्री विद मी? यस 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 मैम, मैम बहुत बहुत अच्छा अच्छे से वक्ता बता रहे बनने हैं। के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी, अखबार से, मैगजीन से, टीवी से, कहीं भी आपको कोई अच्छी चीज मिलती है जो बहुत ही आपको दिल को छू जाती है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको अपनी भाषा में लेके आओ। सर ने, हाँ, मेरे को एक बात सीखी थी उनसे, विजय कुमार जी से। वो कहते हैं, शशि मैं जहां पर भी जाता हूँ ना, एक डायरी पेन रखता हूँ छोटी सी, और मैं अपनी के घर में पत्नी को सुनाता हूँ, चाहे वो सुन रही है चाहे नहीं सुन रही है, पर मेरी रिवीजन हो जाती थी। अभी तक वो कह रहे थे, अभी तक कहीं पर भी बेड साइड वो एक डायरी लिखते हैं, कहीं भी कुछ लगा। या एक दूसरी और बात उन्होंने मेरे को बताई थी कि मैं डिक्शनरी हमेशा बेड साइड पे रखता हूँ, कि अगर मेरे को कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा तो मैं उसी टाइम, आजकल तो मोबाइल पे गूगल पे 2 मिनट में देख लेते हैं, है ना? तो उनके टाइम में डिक्शनरी सबसे बड़ा सोर्स थी, है ना? कहते नहीं, मेरी सुई वहीं अटक जाती थी जब तक मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता चलता था। एक उनसे मैंने ये बात अच्छे से सीखी कि वो डिक्शनरी अपने बेड साइड पे रखो। तो वो इतने बड़े लोग हैं, तो वो रीजनल डायरेक्टर भी बने, तो उनसे हमने ये सीखा कि सीखते रहो और ग्रो करते रहो, है ना? और वही फिर मैं इसको सम अप कर रही हूँ। तो मतलब भाषा पर अच्छा कमांड होना चाहिए, हम अपने मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया कि ये सब टिप्स हैं, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में बहुत स्पीच दी हुई है। तो ना जैसे पब्लिक होती है, ऑडियंस बैठी होती है, तो कई बार क्या होता है, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, पूरा डाटा होता है हमारे पास, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पुट कर देते हैं लोग, हमारे पास उसका आंसर नहीं होता। वो सिचुएशन बड़ी एम्बेरेसिंग होती है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उसमें क्या होता है कि इफ आई डोंट नो, मैं अपना बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन भी काम किया है। तो वैसे तो मेरी 100% कोशिश होती थी कि सारे एस्पेक्ट्स को हम करके जाएं, क्योंकि जो डेलीगेट्स हैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कंपटीशन होता है उसमें कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, जब डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, एक नेगेटिव में बोल रहा है, एक पॉजिटिव में होता है, फिर होता है। अगर आप इसी तरह से किसी को एड्रेस कर रहे हैं, कहीं गए हैं अपना वक्तव्य देने के लिए, अगर आपको नहीं आता आंसर देना, तो सॉरी, आई विल लेट यू नो आई डोंट नो। मेरा तो ये सिंपल सा ये फंडा रहता था। वैसे ना, देखो, किसी भी चीज का, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जितने आप ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाते हो उतनी आपको अपनी अज्ञानता का आभास होता है। तो एक को मंडूक की तरह रहोगे, किनारे पर रहने से मोती नहीं मिलेंगे।
अगर आपने डुबकी लगानी है तो गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी मोती कुछ हाथ में आएंगे, है ना। तो अगर आपको उस टाइम नहीं आ रहा है, बजाय कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो, तो आप हाथ जोड़ के कह दिए सॉरी आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो। और आप फोन करके उनको बता भी सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं। ऐसे ही जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो बहुत हमने सैंपल पेपर करवाए, 3 बच्चों के 100 में से 100 आए हैं अभी सीबीएसई एग्जाम में। तो सारे बच्चों ने हमें फोन किया। तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, कहीं कहीं बड़े हाई लेवल के पूछ लेके आते हैं। तो अगर पता होता है उसी टाइम ऑनलाइन बता देते हैं, नहीं तो खुद सर्च कर करके कहीं से भी। बट मेरी कोशिश 1000% रहती थी, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आता था मैं लग जाती थी। ये नहीं कल बताएंगे परसों बताएंगे, भूल गए, नहीं। फिर उससे स्टूडेंट का आप बार से विश्वास उठ जाता है।